जब मैं यहाँ आने के लिए सोच रहा था तो मेरे मन में कहीं से कहीं तक ये बात नहीं थी कि इतने उपासक और उपासिकाएं वहां होंगी। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ये सोच के आया था कि मुझे भंते जी को वंदन करना है, उनसे आशीर्वाद लेना है और फिर अपने काम में जुट जाना है। लेकिन जब मैं यहाँ आया और आपको मैंने समुद्र की तरह यहाँ देखा तो मेरे दिल में बड़ी इच्छा पैदा हुई और खुशी भी हुई कि काश अगर मैं आज यहाँ नहीं आता तो एक बहुत बड़ा जन समुद्र जो यहाँ इस महान पवित्र स्थल पर पहुंचा, मैं उनको देखने से वाजिब रह जाता। सम्मान। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। इस वक्त मैं जा रही हूँ ईरोड से नागपुर महाराष्ट्र। 10:30 बजे की ट्रेन है ईरोड से नागपुर के लिए और नागपुर पहुंचेगी कल रात में 9:30 बजे। एज यूजुअल यू के पापा नहीं आ रहे हैं हमारे साथ, यू और मैं ही जा रहे हैं नागपुर क्योंकि सडनली प्लान बन गया हमारा नागपुर जाने का। फ्रेंड्स आज है 28 जनवरी, 29 में रात में हम पहुंचने वाले हैं नागपुर। फिर 30 और 31 को प्रोग्राम है संगारामगिरी में। पूरा व्लॉग देखिए और व्लॉग कैसा बना आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अभी यू के पापा हमें ड्रॉप करके चले जाएंगे रिटर्न घर पे। 10:30 की ट्रेन थी लेकिन अभी हो चुके हैं 10:40। तो जी हमारी ट्रेन भी आ गई है अभी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड दिस इज नेक्स्ट डे। हम निकले थे लगभग अभी 22 घंटे हो चुके हैं ट्रेन में बैठे हुए हैं। 23 आवर्स का जर्नी था ईरोड से नागपुर का। 9 बजे का टाइम था, 9:30 बजे पहुंच जाएंगे। 24 घंटे जाएंगे और मैंने ज़्यादा कुछ शूट किया नहीं बिकॉज हम लोग बस खाना खाने के लिए उठ रहे थे ना। हमने बाहर लोकेशन देखा कौन सा स्टेशन आ रहा है कौन सा जा रहा है, हम लोग कुछ देखा नहीं, खा रहे थे और सो रहे थे। टाइम हो चला है अभी 7 बज रहे हैं, 2.5 घंटे लगेंगे। अभी जस्ट चंद्रपुर रेलवे स्टेशन क्रॉस किया है, अभी 2.5 घंटे में नागपुर पहुंच जाएंगे। फ्रेंड्स हम नागपुर से अभी निकल रहे हैं 10:10 और हम लोग नागपुर से बाहर थोड़ी देर में मुरैड पर पहुंच जाएंगे। कंटिन्यू करते हैं कल से। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस वक्त मैं और सूरज मेरा छोटा भाई हम दोनों जा रहे हैं उमरेड से संगारामगिरी। कल रात 10 बजे नागपुर से निकले थे, उमरेड पहुंचे 11 बजे। फिर फ्रेश होके हम सो गए और अभी टाइम हो चला है 11:30 बजे सुबह का। ब्रेकफास्ट करके हम निकले। कल रात हम 10 बजे नागपुर से निकले थे, उमरेड पहुंचे 11 बजे। फिर फ्रेश होके हम सो गए थे और अभी निकल चुके हैं हम संगारामगिरी के लिए वाया BC चिमूर। यहाँ से लगेंगे हमें करीब 2 से 2.5 घंटे संगारामगिरी पहुँचने के लिए। चलिए मिलते हैं संगारामगिरी में। तो फ्रेंड्स चिमूर क्रॉस कर लिया है हमने और चिमूर से लगभग यहाँ से लगेगा 45 मिनट्स का टाइम संगारामगिरी पहुँचने के लिए। आप भी अगर संगारामगिरी पहुँचना चाहते हैं तो आपको नागपुर से चिमूर तक के बस पकड़नी पड़ेगी और चिमूर से लेकर फिर वरोरा जाने के लिए बस पकड़नी पड़ेगी। बीच में कहीं संगारामगिरी गांव आता है, वहाँ पे आपको उतरना पड़ेगा। ये जो रास्ता देख पा रहे हैं आप, ये ताड़ोबा के जंगल से गुजरता है रास्ता और जो संगारामगिरी प्लेस है वो भी ताड़ोबा जंगल के अंदर ही है। रास्ते बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छे हैं।
काफी सारे लोग व्हाइट ड्रेस में दिख रहे थे, इसका मतलब ये सब लोग जा रहे हैं संघा रामगिरी। लोगों को अपने गांव से यहाँ तक पहुँचने के लिए बसेस की अरेंजमेंट की गई है, उनको प्राइवेट बसेस फ्री कराए गए हैं। बचपन में बहुत बार संघा रामगिरी गई हूँ, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं तक बहुत बार गई हूँ संघा रामगिरी, लेकिन इस बार जो जा रहे हैं वो बहुत ही खास है, क्योंकि इस बार आने वाले हैं हमारे चंद्रशेखर आजाद भैया। जो हर बार आते हैं लोग, उससे कई गुना ज़्यादा इस बार लोग आने वाले हैं। तो यहाँ से इस पॉइंट से संघा रामगिरी है और 4 किलोमीटर अंदर जाना है, लेकिन यहीं से आपको भीड़ दिखने लग गई होगी। ये ताड़ोबा का जंगल है, तो इस रास्ते पे काफ़ी सारी दुर्घटनाएं घटी हुई है पहले से। बहुत सारे किसान भाइयों की टाइगर के हमले में जान गई है, इसलिए इस रास्ते पे 6 बजे के बाद जाना ही मना है। इस बार बहुत लोग आने वाले हैं, देखिए जगह जगह पे जाम लगे हुए हैं। यहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है क्योंकि रास्ते भी बहुत खराब है, कच्चा रास्ता है। नीम ढेला ये ताड़ोबा सफारी का एक और गेट है, तो इसी गेट से एंटर करना है हमें, लेकिन यहाँ पे कुछ एंट्री वगैरह करनी होती है, तो उसके लिए टाइम लग रहा है क्योंकि ये जंगल का रास्ता है, तो हर एक टूरिस्ट की एंट्री की जाती है यहाँ पे। यहाँ पे भी जाम लगा हुआ है। हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं संघा रामगिरी। ये है पहाड़ी के नीचे वाला हिस्सा जहाँ पे लोग दुकानें लगाते हैं, खाना बनाते हैं और पार्किंग की जगह भी यहाँ पे है। लेकिन इस बार शॉप्स लगाने के लिए परमिशन नहीं दी गई है क्योंकि इस बार बहुत भीड़ होने वाली थी, इसलिए सोवेनियर शॉप्स लगाने की अनुमति नहीं दी गई इस बार। अभी तो शुरू भी नहीं किया और हालत खराब हो गई और बहुत दूर चढ़ना है। नीचे से ऐसे कुछ नज़ारा देख रहे हैं। एनर्जी संपली का और यहाँ से ब्यूटीफुल सा सनसेट दिख रहा है। तो फ्रेंड्स फाइनली हम ऊपर आ चुके हैं। 2 से 2500 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए हैं और यहाँ से 150 मीटर्स पे ही बनते ज्ञान ज्योति का पंडाल लगा हुआ है। और आज 30 जनवरी और कल भी 31 जनवरी को ये 2 दिन का प्रोग्राम चलने वाला है। कुठून आले काका तुम्ही? चिमूर वरून आले? ओके ओके। तुम्ही कुठचे आहेत काकू? पुलगाव वर्धा। अरे वाह। तो यहाँ पे संपूर्ण महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। ये प्रोग्राम हर साल 30 और 31 जनवरी को होता है। 30 को लोग यहाँ पे आते हैं, रात भर रुकते हैं, फिर अगली सुबह 31 जनवरी को यहाँ पे सारा दिन प्रोग्राम अटेंड करके इवनिंग में चले जाते हैं। यहाँ पे पानी, भोजन दान, वॉशरूम की सारी व्यवस्थाएं की गई है और काफी सारे लोग आए हुए हैं, अपनी अपनी चद्दरें चटाई बिछा के नीचे बैठे हुए हैं। यहाँ पे भंते ज्ञान ज्योति बैठे हुए हैं, भंते शीलानंद बैठे हुए हैं, तमाम भंते जी का समूह यहाँ पे बैठा हुआ है। और इस वक्त जो प्रबोधन कर रहे हैं वो भंते शीलानंद है। मैं इनकी पूरी प्रबोधन की वीडियो तो ऐड नहीं कर सकती हूँ, लेकिन छोटा सा पार्ट मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि अगर ऐड करूँगी तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, 2 घंटे से ऊपर हो जाएगी। पितुसा मातुसा तथा यातिनां उद्देशनं इमां स्वपरिवारं भिक्खू संघस्य देमि। मी काही जरी करू शकलो नाही, पण साधा पंचशिलाचं जे पालन केलं या माझ्या सत्य क्रियेमुळे माझे वडील जिथं मृत्यू होऊन जिथे जन्म झाला असेल, दुःखात असेल तर दुःखातून त्याची सुटका हो, सुखी असतील धम्म मिळो, पुन्हा वरच्या सुरतीला जाओ,
चेतना जरी प्रगट केली तरी आपल्या कर्तव्यातून थोडी सुटका केली. आई वडिलांनी आपल्यासाठी काही करून ठेवलं नसेल, कर्जही करून ठेवलं असेल, पण जन्म दिल्यानंतर आपली गंदगी सफा केली, आपली तहानभूक मिटवली, आपल्याला सहाय्यता दिली. मग हे किती उपकार केले. मग नाही आपल्याजवळ काही तर आपण पंचशीलाचं जरी पालन केलं थोडे दिवस आणि सत्य केली तर आपण आपल्या आई वडिलांसाठी जर करतो तर दुसऱ्यासाठी करण्यासाठी काही आपली चित्ताची चेतना तयार होईल. यहाँ पे बंते जी ने बहुत ही गहरा संदेश दिया है हम सब के लिए. अगर हमारे माँ बाप हमारे लिए कुछ भी प्रॉपर्टी कमा के नहीं रखते हैं फिर भी हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जन्म देकर हमारे माँ बाप ने ये दुनिया दिखाई है, हमारी गंदगी साफ की है, तो इसका ऋण हम कभी जिंदगी भर चुका नहीं सकते हैं. आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे और लोग आ रहे हैं, लोग आते जा रहे हैं. यासाठी आपण या मैत्रीच्या ध्यानाला एक सुरुवात करूया. नमो तस्मै हमें लगी है भूख तो हम अभी जा रहे हैं नीचे की ओर, क्योंकि ऊपर अभी तक कुछ बना नहीं है. भीड़ देख पा रहे हैं और लोगों के आने की अभी तक आ ही रहे हैं. पहाड़ी से नीचे उतर चुके हैं हम. नीचे कुछ खाने जाएंगे क्योंकि ऊपर इस बार ऊपर भोजन दान का कोई भी प्रावधान नहीं, भोजन दान इस बार नहीं रखा है ऊपर, इसलिए फिर नीचे जा रहे हैं. कुछ मिलता है तो खाएंगे. नमो चंद्रशेखर आज़ाद भाई आने में और 2 घंटे टाइम है, तो हम लोग कुछ खा के आते हैं. फिर हम यहाँ से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन अभी देखिए अभी भी जाम लगे हुए हैं, अभी भी लोग आ ही रहे हैं. बहुत लंबी लाइन लगी हुई है. लोग पैदल भी आ रहे हैं, कहीं और गाड़ी पार्क करके. इधर देखिए लोग पैदल भी आ रहे हैं. बाइक है तो जैसे तैसे आप निकल जाओगे, लेकिन अगर कार से या फिर बड़ी बस से आ रहे हैं तो आप फंस जाओगे यहाँ पे. से भी लोग आए हैं, देखिए कैसे बैठे हुए हैं. ट्रैक्टर से भी लोग आए हुए, क्या बात है. मिल गया है होटल, देखते हैं यहाँ कुछ मिलता है क्या. कहाँ है दादा? हमने लिया है समोसा और भजिया. दोपहर से हमने कुछ खाया नहीं था, अभी देखते हैं कैसा लगता है यहाँ का समोसा. हम खा ही रहे थे, दोस्त का कॉल आया कि चंद्रशेखर भैया 10-15 मिनट में पहुँच रहे हैं, तो हम भी खाकर यहाँ पे पहुँच चुके हैं. काफ़ी सारे मीडिया वाले यहाँ पे आए हुए हैं. आवाज़ इंडिया, नेशनल दस्तक, ज्ञानी ज्योति भंते जी का भी चैनल है, वो लोग भी है, और भी काफ़ी मीडिया वाले हैं यहाँ पे. औरंगाबाद, नाशिक, पुणे, लखनौ आणि कर्नाटकात, तमिळनाडू पासून उपासक उपासिका इथपर्यंत आलेले आहेत. त्या सर्वांचं मी या संस्थेच्या सचिव या नात्याने मी आपल्या सर्वांचं पुनश्च एकदा स्वागत करतो. या संग्रामगिरीच्या पहाडीमध्ये आपण सर्वजण इथपर्यंत जमला आहात. माननीय खासदार महोदय पहाडीच्या मधामध आलेले आहेत. मेसेज आला, आपण सर्वांनी ही सूचना लक्षात घेऊ. आपण सर्वांनी 2 मिनिटं सर्वांनी आर्यमोन ठेवाल. हा, सर्वांनी पाठ सरळ करा, मान सरळ करा. खासदार महोदयाला वाटलं पाहिजे इथं कोणीच नाही आहे, फक्त असं वाटलं पाहिजे इथं वाघच राहतात, हे ओरिजिनल वाघ. हा, सर्वांनी पाठ सरळ करा, मान सरळ करा. माननीय खासदार महोदय चंद्रशेखरजी आझाद, नगीनाबाद लोकसभा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, इथून ते इथपर्यंत येत आहेत. आणि येता येता आपल्या संग्रामगिरीला बघत बघत इतिहास काळात काळात ते इथपर्यंत येत आहेत. आणि त्या अनुषंगाने आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने 30 व 31 जानेवारीच्या दरम्यान अनेकदा, अनेक वेळेस, अनेक काळात आपण
खासदारांना बोलवलं, अनेक खासदार आले, परंतु पहिल्यांदा संसदेमध्ये अतिशय प्रत्येक शब्दावर बोट ठेवणारा खासदार आणि मुक्याला वाचा फोडणारा खासदार आपल्या या नगरीमध्ये येत आहे. मागच्या वेळेस चंद्रपूर नगरीमध्ये येणार होते, परंतु काही कारणास्तव कॅन्सल झालं म्हणून ते आलेच नाही. परंतु चंद्रपूर नगरीमध्ये ते पहिल्यांदा येत आहेत आणि तेही आपल्या संगमगिरीच्या पहाडीवर येत आहेत. तरी माझ्या सर्व बांधवांना सूचना आहे की आपण सर्वांनी सहकार्याची भूमिका वठवायची आहे. पोलीस प्रशासन, वन विभाग प्रशासन यांना सर्वांना सहकार्य करून आपण सर्वांनी ही सूचना लक्षात घ्यायची आहे. आपण आपलं शिस्तप्रिय आपण असलं पाहिजे. बाबासाहेबांचे लेकर संस्थे के पदाधिकारी के नुसार मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ. थोडंसं आमची मराठी आणि हिंदी थोडंसं कठीण जातं, पण मुळात आपण प्रयत्न करूया. तर मी सर्वात आधी आपल्या धम्माची सुरुवात आदरणीय परमपूज्य ज्ञानज्योती भंतेजी यांचं स्वागत, त्यांचा आशीर्वाद माननीय सांसद महोदय घेऊ आणि त्यांना जीवरदान देऊ आणि मग त्यानंतर आपण सांसद महोदयाचं आपण स्वागत करूया. आपण सर्वांनी ही सूचना लक्षात घ्या. इमां शिवरां भिक्षुसंघस्य दानं देम पूजेम 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 हृदयंति तदयंति मह्यं भन्ते संघो इमां शिवरां भिक्षुसंघस्य दानं देम पूजेम 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 इदं मोपियं आसवखया महं होतु इदं मोपियं सते सत्ता सुखिता होतु सर्व दुःख पहुंचन्तु इदं मोपियं निब्बाणस्य पच्चयो होतु. साधु साधु फोटो जर खराब आले ते नसते तर भाई इथपर्यंत आले नसते, एवढं खरं आहे. आपके लिए बहुत सारे मंगल कामना. तुमका वर्क बहुत ही अच्छा है संदीप. उन्होंने उनके दो बस है, उन्होंने सभी लोगों के लिए फ्री करवा दिए हैं. तो मैं चाहता हूँ वो भी आपका स्वागत करेंगे. और थैंक यू. ठीक है. महोदय बारीक बारीक क्वेश्चन, तो दीक्षाभूमीचा प्रश्न असेल, तो आपल्या सोलापूरचा प्रश्न असेल, तो आपला छोटे छोटे प्रश्न का असो ते माननीय सांसद महोदय या संसदेत मांडत असतात. आणि मला असं वाटते की या माननीय सांसद महोदयांनी जर या रामदिगीचा विषय, या संग्रामगिरीचा विषय एकदा संसदेच्या पटलावर जर ठेवला तर आपल्याला रस्ता पण होईल आणि आपल्याला इलेक्ट्रिक पण येईल. मला याची खूप अतिशय हमारे एमएलए थे वडेट्टीवार साहब, तब वो ये बना था, रोड बना था. अभी रोड इतना भयंकर हुआ कि आदमी तैयारी करके आएगा ना तो उसकी तैयारी बिगड़ जाती है. इतना बढ़िया रोड बना के था, आदमी की पीठ पुर्जे हिल जाते. मगर अभी तक वन विभाग वाले उसका नहीं, मगर वन विभाग को चाहिए जिप्सी चलाओ, क्योंकि अभी वन विभाग धंधा करने के लिए बैठ गया है. उनको लोगों से कोई लेना देना नहीं है.
वो बोलते हैं कि टाइगर बचाना है टाइगर, फिर आदमी को तो क्या मार देना है? आज हम भी तो बाबा साहब के लड़के एक टाइगर ही है। और हमारे आपने देखे नहीं, हमने अच्छे अच्छे लोगों को चित्र किया है। तो मैं चाहता हूँ माननीय सांसद महोदय, मेरे को विश्वास है, भरोसा है, क्योंकि मैं हर बार माननीय सांसद महोदय का पार्लियामेंट सेशन देखता हूँ। जब वो आवाज उठाते हैं तो अच्छे की हवा खोल देते हैं, ये मेरे को विश्वास है। और मेरे को ये लगता है कि उत्तर प्रदेश के सांसद, ये महाराष्ट्र में ये रामगिरी का विषय, ये संग्रामगिरी का विषय, ये पार्लियामेंट क्वेश्चन PQ में डाल दिए तो मैं चाहूंगा तो अपने को इलेक्ट्रिक भी मिल जाएगी और रास्ता भी हो जाएगा। मैं और उसका पावर उनमें है, और ये विश्वास के साथ मैं ये कहता हूँ माननीय सांसद महोदय, काफी आज का बजट सेशन है, सभी पार्टियों की मीटिंग थी, बहुत रास्ता खींचते भाई आपको आना है, हमारा अविनाश दादा आपको आना है। फिर कोई लोग बोले कि भाई बहुत से पायरा है, बहुत से सीढ़ियां है, आप कैसे आएंगे? मैंने बोला भाई आप चिंता मत कीजिए, हमारे लोग कंधे पे उठा के लाएंगे आपको। अविनाश दादा तांबड़े है, वो बात करेंगे, उसके बाद हमारे सांसद महोदय बात करेंगे थोड़ा 2 मिनट, और उसके बाद सांसद महोदय बोल के अपन अपना प्रोग्राम यहाँ पे समापन करेंगे। बहुत आप सभी लोगों ने ताड़ी बजाते रहना है और हौसला बढ़ाते रहना है। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद भाई, तुम आगे बढ़ो भाई, तुम संघर्ष करो, सभी को जय। आदर्श मेरे नेता, मेरे बड़े भाई नगीना के सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद भाई को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो मेरे कहने से यहाँ आए। मैंने भाई को बहुत शेड्यूल बिजी था उनका। 30 तारीख को पूरे देश भर की पार्टी की मीटिंग थी और कल पार्लियामेंट सेशन भी है बजट का। तो भाई सब प्रोग्राम साइड में करके वो यहाँ आए हैं। भाई के पीठ में बहुत सारा दर्द भी था, वहाँ रास्ता है, वहाँ से आने के बाद तो पूरी चीजें करके भाई ने मेरे मान सम्मान के साथ यहाँ आए हैं। मैं तहे दिल से मेरे नेता का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको मैं जय भीम करता हूँ। जय भीम। जय भीम। जय भीम। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से जय भीम नमस्कार। तत्पश्चात आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर भंते धमचेती जी, यहाँ उपस्थित पूज्य बदन शिलानंद महाथेरो जी जो वर्धा महाराष्ट्र से हैं, पूज्य बदन प्रिय धम्मो जो थाईलैंड से हैं, पूज्य बदन रतन ज्योति महाथेरो जो कोलकाता से हैं, भिक्षु मुक्तानंद महाथेरो जो आगरा से हैं, भिक्षु धमरक्षित महाथेरो जो आगरा से हैं, और जिनके संघर्ष, जिनके बारे में जानकर, जिनके त्याग तप और उनके सेवा भाव के बारे में जानकर मेरे मन में और दृढ़ इच्छा हुई आने की। पूज्य बदन ज्ञान ज्योति महाथेरो जी, मैं इस मंच के माध्यम से यहाँ उपस्थित सभी जितने भी हमारे सम्मानित भंते और यहाँ उपस्थित ये हमारा पूरा पंडाल, हमारी माएं बहनें, बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन करता हूं। अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं दुनिया में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं, और उनमें भी महामानव तथागत बुद्ध डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर साहब श्री काशीराम, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज और अन्य सभी जिन महान पुरुषों के संघर्षों से आज हमें ये सम्मान का जीवन मिला है,
उन सभी को नमन करता हूं। आप और मैं यहाँ उपस्थित हैं और ये इस बात की गवाही है, जब मैं यहाँ आने के लिए सोच रहा था तो मेरे मन में कहीं से कहीं तक ये बात नहीं थी कि इतने उपासक और उपासिकाएं वहां होंगी। मैं सच बोल रहा हूं, मैं ये सोच के आया था कि मुझे भंते जी को वंदन करना है, उनसे आशीर्वाद लेना है और फिर अपने काम में जुट जाना है। लेकिन जब मैं यहाँ आया और आपको मैंने समुद्र की तरह यहाँ देखा तो मेरे दिल में बड़ी इच्छा पैदा हुई और खुशी भी हुई कि काश अगर मैं आज यहाँ नहीं आता तो एक बहुत बड़ा जन समुद्र जो यहाँ इस महान पवित्र स्थल पर पहुंचा, मैं उनको देखने से वाजिब रह जाता। सम्मानित उपासक उपासकों, यहाँ हमारी पार्टी संगठन के भी सम्मानित नेतागण उपस्थित हैं, क्योंकि कुछ समस्याएं भी मेरे सामने रखी हैं और जो आज हालात देश में हैं वो भी आपसे छिपे हुए नहीं। यहाँ तो मैं पुलिस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन आप और मैं जानते हैं कि आज धर्म के ऊपर एक सख्त पहरा है और जिस तरह से इस देश में जो शक्तियां सरकार में है वो इस गलतफहमी में है कि वो धर्म के कार्यों को रोक देंगी या धर्म के कार्यों को पीछे हटा देंगी। मैं उनकी गलतफहमी को भी दूर करना चाहता हूं कि ऐसी गलतफहमी अपने मनों से निकाल लो। ये देश भगवान बुद्ध का देश है और ये देश शांति का देश है, ये देश अहिंसा का देश है और इस देश में मानवता सबसे बड़ा धर्म है और हमारे भंते, उनसे जो शीर्ष पे जो हमारे अभिभावक हैं वो पूरे देश में और दुनिया में शांति का संदेश देते हैं। इस शांति के संदेश को देते देते आज हमें कमजोर आका जा रहा है। मैं बार बार सुनता हूं, क्योंकि मैं पार्लियामेंट में हूं, देश के प्रधानमंत्री या देश के बड़े बड़े नेता जब विदेश में जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध के देश से आए हैं, और जब यहाँ आते हैं तो फिर इन्हीं बुद्धवासियों को, इन्हीं उपासक उपासिकाओं को, इन्हीं भंते और जो बुद्ध विहार हमारे हैं उन पे अतिक्रमण करने का काम करते हैं, हमें कमजोर बनाने का काम करते हैं। हालांकि ये शक्ति की लड़ाई नहीं है, क्योंकि अगर शक्ति की लड़ाई होती तो हम ये बहुत दिन पहले जीत जाते। हम तो इस देश में मानवता के प्रेम को, मानवता के विचार को, अपने महापुरुषों के विचार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम किसी भी अतिक्रमण नहीं करते हैं, हम तो मानव को जीने का रास्ता दिखाते हैं। और क्योंकि धर्म की शरण में आए बगैर, पंचशील धारण किए बगैर मानव नहीं बन सकता। ये भी इस बात को स्पष्ट करता है कि जब हम अपने जीवन से तमाम तरह की बुराइयों को अलग करते हैं तभी हम सच्चे मानव बन पाते हैं। मैं आपके इस संघर्ष को, आपके इस तप को, आपके इतने लंबे समय से जो सेवा भाव और प्राणियों के लिए सद्भावना का आप प्रयास कर रहे हैं, मैं उसको नमन करता हूं बंते जी। और मुझे विश्वास है आपका ये संघर्ष, आपका ये सेवा भाव, यहाँ से जो आंधी चलेगी वो पूरे देश और दुनिया में जाएगी। आज इस मंच पे अन्य देशों से भी आए हुए हमारे महाथेरो उपस्थित है। एक बड़ा जमावड़ा लगा है, इधर जन समूह है, इधर संदेश पहुंचाने वाले हैं तो इधर संदेश देने वाले हैं। इस बीच में मुझ जैसे छोटे से आदमी को भी अपनी बात रखने का मौका मिला है। मैं भी एक उपासक हूं, मेरे कंधों में भी जिम्मेदारी है और आप ये जानते हैं कि मैं हमेशा अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ एक बुलंद आवाज बनकर खड़ा रहता हूं, जो रास्ता हमें दिखाया गया है। यहाँ की जो समस्याएं हैं मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि आप और मैं जानते हैं कि देश की सर्वोच्च शक्ति सदन में है। इस देश की सर्वोच्च शक्ति वो सदन में है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं बिना संकोच के कि जिनका राज नहीं होता उनका धर्म भी नहीं होता। मेरी बात को आप लोग याद रखना। इस देश में सदियों धर्म यहीं से पूरी दुनिया में गया, और अगर आज वो अल्पसंख्यक की प्रतिकोण में आ गया है,
दायरे में आ गया तो हमें ये हमारे लिए चिंतन का सवाल है कि कहाँ कमी रही है। मैं ये भी मानता हूँ कि जिस तरह से हम धर्म की रक्षा करते हैं हमें राजनीतिक शक्ति भी बनानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे राजनीतिक गुरु भी हैं, जो हमारे मार्गदर्शक भी हैं, उन्होंने भी कहा था राजनीति में हिस्सेदारी नहीं लोगे तो उसका सबसे बड़ा दंड ये होगा कि योग्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। जो एक समय में भगवान बुद्ध के उपदेशों में चल के जो देश सोने की चिड़िया होता था, आज वो देश कर्ज में डूब गया है। ये सवाल हम लोगों के ऊपर है कि ये कैसे हुआ है, क्योंकि जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो तमाम तरह से सुख सुविधा, ऐसे आराम और अपनी कई कई पीढ़ियों के लिए साधन जुटाने में लगे हैं। मानव सेवा उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आज इस क्षेत्र में जहां हम खड़े हैं, इस पवित्र स्थल पे मानव और टाइगर के बीच एक बहुत बड़ा जो है झगड़ा चल रहा है, मानव टाइगर कॉन्फ्लिक्ट। इसमें मैंने पार्लियामेंट में भी आवाज उठाई और अपने मंत्री जी से भी कहा, और मेरे क्षेत्र से मैं आपको बताऊं कि आज ऐसा लग रहा है कि मैं नगीना में खड़ा हूं, क्योंकि मेरे यहाँ खुद में नगीना में भी मानव और बाघ का, लेपर्ड का एक जो है युद्ध चल रहा है, और 24-25 इंसानों की जान लेपर्ड ने वहां ले ली। मैं जब जाता हूं तो मंत्री जी से मिलता हूं, उनसे कहता हूं कि मेरे क्षेत्र में चल के देखो, छोटे छोटे बच्चों को लेपर्ड उठा ले जाता है और उनकी जो दशा करता है मैं आपको बता नहीं सकता हूं। और इसी तरह की जानकारी मुझे यहाँ भी मिली है कि यहाँ भी टाइगर का और मानव का, आज की सरकारों के लिए जानवर जरूरी है, इंसान जरूरी नहीं है। इसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ रहा है, जबकि इंसान ही है जो सबके बारे में सोचता है। मैं तो महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं। बनते केते जी ने एक समस्या मेरे सामने रखी है। ये समस्या तो चुटकी भर की समस्या है। अगर हमारे लोग एकजुट हो जाएं तो ये सरकारें जिनसे मांग कर रहे हैं, ये फॉरेस्ट, ये सरकार के अंदर है। सरकारें अगर हमारी शक्ति को हम लोग शक्ति बना लें, ये सरकारें हमारे चरणों में होंगी, ये सारे काम हमारे करेंगी। यहाँ लाइट की व्यवस्था हो या रोड की समस्या, मैंने भी देखी, गाड़ी तेज ले जाना चाहता था क्योंकि कल पार्लियामेंट चलेगी, कल राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होगा। मैं रात भर जाके सुबह दिल्ली पहुंचूंगा और फिर उस सेशन का हिस्सा बनूंगा, क्योंकि मैं बाबा साहब अम्बेडकर की बात को मानता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, इट इज द मास्टर की विच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी डोर ऑफ योर सक्सेस। यानी कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिसके द्वारा आप अपनी सारी समस्याओं का हल कर सकते हैं, चाहे रोटी कपड़ा मकान की समस्या हो या यहाँ की छोटी छोटी समस्या। हर समस्या का इलाज भारत के लोकतंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देके संविधान के रूप में हमें दिया है। उस संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने में सरकारें विफल है, क्योंकि जिस दिन संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा उस दिन इस देश में मानवता का राज होगा और मानव मानव एक समान हो जाएगा। यही विश्वास जो है, जो भगवान बुद्ध के उपदेश थे, उन्हीं उपदेशों को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में निर्मित किया है। लेकिन आज सत्ता उनके हाथों में है जो संविधान को कमजोर भी करना चाहते हैं और संविधान के आधार पर देश नहीं चलाना चाहते। और इस बात के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने चिताया था, उन्होंने कहा था संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीति अच्छी नहीं होगी, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, तो अंत संविधान बुरा साबित होगा। आज यही हो रहा है। जिस संविधान के जरिए हम विश्व गुरु बनने चाहिए थे, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनने चाहिए थे, उस संविधान के होते भी आज हम लोग और इस देश में गरीबी अमीरी की खाई बढ़ रही। मैं इसलिए आपसे भी कहना चाहता हूं कि हम महापुरुषों को पूजते बहुत हैं, उनकी स्टैचू बहुत लगाते हैं, लेकिन उनके विचारों पे जब तक संकल्प लेके नहीं खड़े होंगे, पहरा नहीं देंगे, उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम नहीं करेंगे, धर्म के काम को स्वतः जिम्मेदारी लेके उसको प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, तब तक चीजें आगे बढ़ने वाली नहीं है। हमने काम किसके कंधों पे छोड़ रखा है, हमें सोचना चाहिए। और मैं फिर आपसे कहूंगा, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, वरना मैं आपसे बहुत सारी बातें बताता। मैं भंते जी से ये भी कहूंगा, और कोई आदेश मेरे लिए हो तो आदेश भी कर दीजिए। उसके अलावा जो मैं देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, जिस तरह से दक्ष दीक्षा के काम को, प्रतिज्ञाओं को, या जिस तरह से बुद्ध विहारों पे सरकार की टेढ़ी नजर है, मैं आपको विश्वास से कहना चाहता हूं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। समय बदलता रहता है, आज शक्ति उनके पास है, कल हमारे पास भी होगी। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। कहीं भी अगर किसी भी बुद्ध विहार पे, हमारे भंतों पे या कहीं भी धर्म के किसी काम में अड़चन आती है तो 24 घंटे 7 दिन हम लोग खड़े हैं।
खून का कतरा कतरा चुका के भी अपने धर्म की और अपने महान पुरखों की और अपने परम पूजनीय पंतों के सम्मान की रक्षा करने का काम हम लोग करेंगे। उनको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। और अगर फिर भी कोई आदेश, कहीं कोई परेशानी आपकी नजरों में हो तो कृपया हमें बताने का काम करें कि हम उस परेशानी को हल कराने के लिए अपनी मेहनत देने का काम करें। रही बात पार्लियामेंट में इस विषय को उठाने की, तो बस मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जो पहले 13 दिन का सेशन है, 13 तारीख तक का, उसमें बजट और राष्ट्रपति अभिभाषण है, उसका पहले से डाटा रिकॉर्ड में चला गया है। अभी 10 मार्च से दोबारा सेशन चलेगा। आप मुझे पूरे विषय को लिख के दीजिए, मैं इस पूरे विषय को और इसके साथ साथ बोध गया के विषय को भी पार्लियामेंट में उठाने का काम करूंगा। ये मैं आपको विश्वास दूंगा। जिस तरह से बोध गया में हमारे ऊपर अतिक्रमण किया गया है, हमारी जगह पे कब्जा किया गया है, जहां हमारा अधिकार बैठता है उस अधिकार पे दूसरे लोग स्थापित हो गए, उनको निकालने का और अपने हाथ में उसकी बागडोर लेने का काम भी हम लोग बहुत जल्द करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आदेश आपने मुझे दिया है या जो उम्मीद आप मुझसे करते हैं, हम उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन आपसे भी इस पूरे दौर में, इस संघर्ष के दौर में आशीर्वाद और सहयोग की अपेक्षा हम लोग करते हैं, क्योंकि माननीय काशीराम साहब कहा करते, जो सहारा देगा इशारा भी देगा। आपका सहारा मिलता रहेगा तो हम पूरी ईमानदारी से मिशन मूवमेंट के काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। और अगर समय सब अच्छा रहा तो अगले 10 साल बाद का जो जीवन है वो सुनहरा होगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं इन पैडियों को चढ़ नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं। मेरी रीढ़ की हड्डी में, हमारे साथी जानते हैं, गैप है और मैं लगातार छुट्टी नहीं रखता तो गैप बढ़ता जा रहा है। इस वजह से मुझे ऊंचाई पर चढ़ने में दिक्कत है। मुझसे मेरे सारे साथी कहते हैं छुट्टी ले लो, मगर मैं सोचता हूँ एक दिन की छुट्टी में काम बहुत पीछे चला जाएगा। मैं सोचता जीवन का कोई पता नहीं है, एक एक मिनट हमें मिशन के काम में लगानी है। ये कारण ना होता तो चंद्रशेखर आजाद आज भी इतनी हिम्मत रखता कि इन सीढ़ियों को तो वो दौड़ के चल जाता। इनके अलावा भी अगर 4-5 गुनी सीढ़ियां चढ़ के आना पड़ता तो मैं उनको भी चढ़ के आता। मेरे लिए अपने वचन का पक्का होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही मुझे पंचशील ने सिखाया है कि अपने वचनों का पक्का रहना है और कि तमाम तरह की जो बुराइयां हैं उनसे दूर रहना है। उन्हीं वचनों पर चल के मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर का जो अधूरा सपना था कि इस देश में सम्राट अशोक के सपनों का भारत बने, ये देश बौद्धमय भारत बने, उसी सपने पे हम लोग चल निकले हैं। और आशा विश्वास है कि आपके आशीर्वाद सहयोग से उस सपने को हम लोग पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। और आप सभी को मैं पुनः वंदन और अभिनंदन करता हूँ, वंदामी करता हूँ और आपसे जाने की इजाजत चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ट्रैवल करके सुबह जाके फिर से सेशन में हिस्सा लेना है। और मैं आपसे ये भी कहूंगा, जब मैं लोकसभा में महाराष्ट्र के भी कई विषय आए थे, चाहे वो दीक्षा भूमि का विषय हो, चाहे वो परभनी का विषय या और भी कोई विषय, जो विषय, चाहे वो चैत्य भूमि का विषय था, चाहे दादर रेलवे स्टेशन का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने में, मैंने हमेशा महाराष्ट्र के विषयों को उठाने का काम किया है। आगे भी जैसे एक विषय अभी चल रहा है, मैं आपको इस विषय में जाते जाते कहना चाहता हूं कि परभनी में जो खून की होली इस सरकार ने हमारे लोगों के साथ खेली है, जिसमें भाई सोमनाथ सूर्यवंशी की जान उन्होंने ली है, इस खून की होली को हम लोग भूलेंगे नहीं। और ईंट से ईंट बजा के सरकार को उसका जवाब देने का काम करेंगे। मोर्चा निकला हुआ है, उस मोर्चे में हम भी शामिल होंगे। 17-18 फरवरी को हम सरकार को बताएंगे कि हम बाबा साहब अम्बेडकर का खून है, हम मिट तो सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते और अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी के लिए जो इतने उपासक उपासिकाएं पहुंचे, आपके लिए भी मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी उपासक उपासिकाएं हाथ जोड़ करके 3 शरण और 5 शील ग्रहण करने की याचना करें। अरहंत से शुरू करें। जय भीम, जय भीम।
आले तुम्हें जळगाव अरे बापरे। तो ये मेरे पीछे जो भीड़ खड़ी हुई है वहाँ पे बीच में चंद्रशेखर भैया है। बहुत रात हो चुकी है पर अभी भी वो सबके बीच में खड़े हुए हैं। कुंभ में वो लोग बात नहीं मान रहे थे, फिर क्या हुआ, सब व्यवस्था होगी, कितने लोगों की जान चलेगी। माना करो, सुना करो, हम लोगों की अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। सुनो, आपको भी कह रहा हूँ, इसमें फोन से कुछ नहीं बदलेगा। इसमें बाबा साहब भी एक हीरो स्पीच हो, कुछ बदल रहा है। और इधर काफी लोग खड़े हुए हैं, अंधेरे में इतना कुछ दिख नहीं रहा है प्रॉपरली। तो अभी हम भी निकल रहे हैं फाइनली।